धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बात रखी। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय माननीय बादल सिंह जी बौद्ध साहब, वो आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। नहीं, बहुत अच्छा। बादल सिंह सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी, करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, सभी महामानव, उनको नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब, बहुजन सम्राट माननीय कांसीराम साहब, संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश साहब, धर्म प्रकाश भारती जी साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एकमेव आचार्य माननीय किशोर बौद्ध साहब, उपाध्यक्ष जी माननीय प्रशांत साहब, सभी महासचिवगण, सभी प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर महोदय, संभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर महोदय, सभी जिले के कोऑर्डिनेटर महोदय और सभी उपस्थित आदरणीय जनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। संगठन विस्तार पर हमें मुख्य रूप से चर्चा करनी है। कई बार सांची कार्यक्रम से पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने घोषणा की है और सूचना दी है कि राष्ट्रीय संगठन का, प्रदेश के संगठन का और जिला स्तर के संगठन का पुनर्विचार करके विस्तार किया जाएगा। और सांची का कार्यक्रम इसके लिए आपके लिए एक टास्क है। इसमें कौन कौन व्यक्ति कितना कितना कार्य करते हैं, कितना कितना परफॉर्म देते हैं, इसके अनुसार आगे कार्य किया जाएगा। तो बीच में हम सभी साथी ये न समझें कि किसी घटना या किसी व्यक्ति या किसी कारण की वजह से इस प्रकार का कार्य संगठन पर किया जा रहा है। ये एक दो बार और चलेगा। हमारे शेष महासचिव और हमारे साथी रह गए हैं, अगले संडे पर हम उनका भी विचार लेंगे और जैसा साहब बताते हैं उस प्रकार से हम सबसे पहले जिले में 5-5 सदस्य ऐसे गठन करेंगे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की गाइडलाइन को मानकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मेंबरशिप पर ज्यादा ध्यान दें और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो 3-4 मकसद हैं उन मकसदों पर ही बात करेंगे। पहला मकसद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो हमने संस्था से सीखा है, आचार्य जी ने जो बताया है, भारती जी ने हमको बताया है, ये मुख्यतः यही है कि मैं नहीं धम, इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। देखने में ऐसा आता है कि इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है और मैं नहीं हम, ऐसा भी इसमें हमें देखने को मिला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो मोटो है मैं नहीं धम में यही चलेगा। जातिहीन समाज की स्थापना के लिए कार्य करना यही चलेगा। मॉडल ऑफ द सोसाइटी के लिए सोसाइटी के मॉडल तैयार करना यही चलेगा। अगर हमको सोच के अनुसार मॉडल ऑफ द सोसाइटी नहीं बनेंगे तो जो ग्रस्त लोग हैं उनमें से ही हम काम चलाओ मॉडल ऑफ द सोसाइटी के लोग तैयार करेंगे। इसके तैयार करने के लिए प्रथम कड़ी हमारा जिला है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस जिले में सभी जितने भी साथी बैठे हैं अपने अपने जिले में, चाहे वो कोई भी पद अधिकारी हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे अपने संभागीय अध्यक्ष हो, कोई भी हो, अपने अपने जिले में 5-5 जवाबदार साथियों की सूची बनाकर राष्ट्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे और एक व्यक्ति जो 5 साथी हम बनाएंगे, ये साथी ज्यादा से ज्यादा हमारे जो 4 मोटो है, एम है, लक्ष्य है, उनको कार्य करने का हम प्रथम तौर पर कार्य करेंगे। और आचार्य जी अब बिल्कुल कमर कस के तैयार हो चुके हैं कि आप 25 लोग भी प्राथमिक तौर पर 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सिलेबस समझना चाहते हैं तो आप उनके आने जाने की टिकट की व्यवस्था करेंगे। अगर आप टिकट नहीं करवा सकते हैं किसी भी जिले में तो हमको बताइए, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से करेंगे। या आचार्य जी अधिकतर आज तक जितनी भी जगह गए हैं वह स्वयं ही अपने टिकट से गए हैं, वह किसी अन्य के टिकट पर नहीं गए हैं। फिर भी हमारा रिस्पेक्ट बनता है कि आचार्य जी को हम जिस जिले में बुलाएं उनका हम टिकट करें, भारती जी को हम जिस स्टेट में बुलाएं उनका टिकट
व्यवस्था हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्टेट इकाई को करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन करता हूँ। दूसरा, हम स्टेट लेवल पर भी एक प्रक्रिया अपनाएंगे। ज्यादा साथी अगर हमको नहीं मिलते हैं तो हम 5-5 ईमानदार और गाइडलाइन के अनुसार चलने वाले साथियों को लेना चाहेंगे, रखना चाहेंगे। और कई स्टेट की कार्रवाई और सूचियां हमारे पास आ चुकी हैं और कई राज्यों की सूचियां तैयार हैं। उनको सबसे जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का तरीका है कार्य करने का, लोकतांत्रिक तरीका है, उस लोकतांत्रिक तरीके से राय मशवरा और सबके जानकारी लेने के बाद उसको हम डिसाइड करते हैं। तीसरा है हमारा जनरल सेक्रेटरी। जितने भी हमारे हैं उनमें से कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सांची का कार्यक्रम और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके ही कार्यक्रम वजह से सफल हुए हैं। उनने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ साथी जो हमारे वो कार्य नहीं कर रहे हैं और बहुत दूर है संगठन से, तो उन पर भी हमें विचार करना है। ये संगठन के विकास और विस्तार की प्रक्रिया के तहत है। किसी साथी को हमको दोषी नहीं ठहराना, किसी साथी को हमें गलत सिद्ध नहीं करना, क्योंकि जिसके पास समय नहीं है, जिनकी इच्छा नहीं है, जो कार्य करना नहीं चाहते हैं, हम उनसे जोर जबरदस्ती से फोर्स से काम कराना नहीं चाहते। दूसरा, हमारा एक और खास मुद्दा है कि मैं लंबे समय से महसूस कर रहा हूँ कि आईटी सेल के लिए भी एक ऑप्शन की तलाश है। जो साथी आईटी सेल में अपना समय देना चाहते हैं, वह राष्ट्रीय कार्यालय को अपना नाम और बता दें कि मैं महीने में कितने दिन साथ कार्य कर सकता हूँ, कितने दिन साथ दे सकता हूँ। तो हमारे 4 बुधवार होती है, 4 सोमवार होते हैं, 4 इतवार होती हैं, तो 12 मीटिंग ये कंप्लीट है। इसके बाद भी कोई सभी महापुरुषों की जो जयंतियां बीच में आ जाती हैं उन पर भी कार्य करना होता है। मीटिंग लगभग हमारी 1 महीने में होती है, तो एक व्यक्ति को 15 मीटिंग संभालना दिक्कत भरा कार्य होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो साथी आईटी सेल में काम करना चाहते हैं, साथी आईटी सेल के काम के लिए भी हमें अपने नाम स्वेच्छा से दे सकते हैं। विचार उपरांत हम आईटी सेल के ऑप्शन के रूप में 2-3 ऑप्शन बनाना चाहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन एक इकाई होती है समाज की, और समाज तूफानों को झेलने की क्षमता रखता है। संगठन और कार्यकर्ता अगर तूफानों को झेलने की क्षमता रखते हैं तो वह समाज में अच्छे समाज के निर्माण के लिए कार्य करने की ताकत भी रखते हैं। आचार्य जी बार बार बताते हैं कि एक लड़के को देवत्व प्राप्त, एक राजा की रानी की लड़के को देवत्व प्राप्त किया जाना था, लेकिन वो देवत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया के बीच में ही डिस्टरबेंस हो जाता है, तो उसको देवत्व प्राप्त नहीं हो पाता है। ये आपने बार बार आचार्य जी के उससे सुना होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक हम कार्य करने के लिए परिपक्व होने की अवस्था तक पहुंचते हैं, उसके पहले ही हम या तो हमारी मनमानी कर लेते हैं, या अनुभवहीनता के कारण कुछ कार्य हो जाते हैं, या फिर मार्गदर्शन को नहीं मानते हैं। संगठन अनुभव से चलता है और मार्गदर्शन से चलता है। अगर हम मार्गदर्शन भी नहीं मानते और अनुभव भी हमारे पास नहीं है, तो फिर मनमानी होती है, और मनमानी के चलते विपरीत स्थितियां हमेशा उत्पन्न होती है, एक संगठन के लिए दुखदाई पैदा होती है। इसलिए हमें ज्यादा साथी जिले में, स्टेट में नहीं रखना है। 5 ही साथी अच्छे तरीके से रख के उनका नाम राष्ट्रीय कार्यालय को आपको भेजना है। ये 5 साथी ही गाइडलाइन के तहत कार्य करेंगे। गाइडलाइन को न समझने के कारण, गाइडलाइन पर न चलने के कारण, आपस में डिबेट न करने के कारण, डिस्कस न करने के कारण हमारे साथ इस प्रकार की घटना होती है। आचार्य जी ने 2009 में हमें बताया कि धम्म के 2 सेनापति माने जाते हैं, सारिपुत्र और महाभूकल्याण। इस धम्म के 2 बड़े सेनापति के रूप में माने जाते हैं।
लेकिन इन दोनों को तथागत से मिलाने का कार्य अश्वजीत नाम के एक भिक्षु ने किया था। तो मन ही मन में सारीपुत्र और महामोगल्यान इन दोनों को अपना गुरु मानते थे, और जिधर को अश्वजीत जाते थे सारीपुत्र और महामोगल्यान उधर कभी पैर करके भी नहीं सोते थे। इतना सम्मान, अपने से वरिष्ठ व्यक्ति का इतना सम्मान हम सारीपुत्र और महामोगल्यान से सीखते। आचार्य जी ने हमको 2009 में भी बताया और कैडर के प्रथम पेज पर ही लिखाया है। तो हमसे जो वरिष्ठ हैं या हमको जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तक ले जाते हैं, उनको भी हम हमसे अग्रज माने, क्योंकि भाई पहले जान चुके हैं। उनका हम कभी विरोध न करें, क्योंकि उनका विरोध करने वाले उनके ऊपर वाले बैठे हुए, उनके ऊपर जो है वो हो सकता है उनकी भी अच्छाई और बुराई का एक जॉब कार्ड तैयार कर रहे हो, माइनस कर रहे हैं, प्लस करते हैं। तो इसी आधार पर संगठन हमारा काम करता है। संगठन व्यक्तिगत नहीं होता है, संगठन सार्वजनिक होता है। इसमें लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं और लिए गए निर्णयों के आधार पर कार्य किया जाता है। अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो भाई मोनोपोली होगी, एकाधिकरण होगा, संगठन के नियमों का भंग होना होगा, और संगठन के नियमों को हम किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि संगठन है तो हम हैं। अगर हम हैं और संगठन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। धम्म है तो हम सब हैं, धम्म है तो संगठन है, धम्म है तो दूसरे संगठन भी एक संगठन से विलय होने के लिए तैयार रहते हैं। दो संगठनों की भी एक जैसी विचारधारा मिलती है तो वह एक साथ कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि धम्म की परिभाषा ही भाईचारे की परिभाषा है। धम्म की पहचान कहाँ होती है? जब दो व्यक्ति एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति को धम्म की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध एंड धम्मा में है, आचार्य जी ने कई बार बताया है, भारती जी ने भी कई बार बताया है कि संगठन की पहचान कब होती है? जब आप क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाते हैं। या जूम पर जो कार्यक्रम चल रहा है, एक संगठन के लिए ऑप्शन के रूप में, विषम परिस्थिति के रूप में कार्य करने का एक साधन तलाश किया गया था। ये कार्य नहीं है, मात्र एक कनेक्टिंग और इंफॉर्मेशन का कार्य है। और हम इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज पावर ना समझें। नॉलेज पावर तो शिविर में ही आता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही आता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठकर जो निर्णय लिए जाएंगे, जो निर्देश दिए जाएंगे, उसी में इस प्रकार के नॉलेज आएंगे, जो पावर का काम करते हैं, जो एजुकेशन का काम करते हैं, जो एजुकेट करते हैं कार्यकर्ताओं को। इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज पावर ना समझें। इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर आप अपने आप को दक्ष समझते हैं, आप समझते हैं कि मैं बुद्ध हो गया और मैं विचारात्मक विचारधारा को समझ गया और मैं ज्ञानात्मक जो नोट्स है उनको भी मैंने प्राप्त कर ली है, ये तीनों तभी कार्य दक्ष होते हैं आप जब इनको आप फील्ड में जाकर विचारात्मक, विवरणात्मक और बोधात्मक 3 प्रकार की विचारधाराओं से निकल कर आते हैं। तब आप में कौशल्स आते हैं, स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट होता है। और व्यक्तिगत स्किल्स डेवलपमेंट हुए बगैर आप कार्य नहीं कर सकते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सिलेबस है जो आचार्य जी देते हैं, उस पर बार-बार वो अपडेट भी करते हैं, समय के अनुसार अपडेट करते हैं, और भारती जी उसको फील्ड में जा जाकर और हम सबको अच्छी तरीके से समझाते हैं। रात दिन कार्य करते हैं वो, लेकिन उनके पीछे किसी भी व्यक्ति की नाराजगी आज तक व्यक्त नहीं होती, क्योंकि भाई लोकतांत्रिक तरीके से तैयारी करते हैं, लोकतांत्रिक तैयारी से संगठन को तैयार करते हैं। हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति विशेष के जाने से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक आता है एक जाता है, ये प्रक्रिया है संगठन की। मैं 14 साल से देख रहा हूँ, कई अच्छे विद्वान आए और चले गए। जैसे बाबा साहब कहते हैं ना कि कई महात्मा आए और कई महात्मा चले गए, लेकिन समाज का सुधार नहीं हुआ। इस प्रकार से यहाँ भी बहुत सारे हमें नॉलेजफुल व्यक्ति आएंगे, इंफॉर्मेशनफुल व्यक्ति आएंगे, जो हमको चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की गाइडलाइन के अनुसार ही चलना है। ये मेरा आपसे निवेदन है, और मैं शेष समय हमारे आचार्य जी को और संस्थापक जी को देना चाहता हूँ। सादर नमो बुद्धाय।